वेलकम फ्रेंड्स, मैं चंपा को स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं आपका आरआरबी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे आज हम लोग। इनमें आपका टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आपका लिया हुआ है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा एक बार। और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और पहला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है आपका। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था? इनका नाम था आपका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम था, याद रखिएगा। 1939 में जो है ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये गठन की गई पार्टी थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑप्शन जो है सी इनका करेक्ट आंसर है। चलिए हम समझते हैं इनसे संबंधित और भी तथ्य हैं, उनको हम लोग देखते हैं, उनको जानते हैं। इनमें सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये आपका कांग्रेस के 53 में जो अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में, उनकी अध्यक्षता त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने जो है ये आपका मई 1939 ईस्वी में जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन किया था। याद रखिएगा, मई 1939 में जो है ये त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने ऑल इंडिया जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, गठन किया था। और ये जो आजाद हिंद फौज है, याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये टोक्यो में हुआ था, टोक्यो में किया गया था। और इनको करने वाले कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। 1900 जो है ये 42 में जो है ये आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आजाद हिंद फौज का स्थापना टोक्यो में हुआ था 1942 में। रास बिहारी बोस के द्वारा ये इनकी स्थापना किया गया था। जो आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीटी, ये भारत का एक साम्यवादी दल है जिसकी स्थापना जो है 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में कानपुर में किया गया था, याद रखिएगा। ये 26 दिसंबर 1925 में जो है ये कानपुर में जो एम एन रॉय थे उनके द्वारा ये पार्टी का स्थापना किया गया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीटी का। तो इनकी स्थापना जो है ये 26 दिसंबर 1925 में कानपुर में एम एन रॉय के द्वारा ये किया गया था। और याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये टोक्यो में जापान में हुआ था 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। तो इन सबको भी आपको याद रखना है। आजाद हिंद फौज हो गया, आपका इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनकी स्थापना कब हुई थी और करने वाले कौन थे, कहाँ पे हुआ था। तो इन सबको भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? इनका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आपका स्यूडो कॉलम की उपस्थिति इनमें नहीं होती है। जो मत्स्य वर्ग होते हैं उनमें जो होता है स्यूडो कॉलम की उपस्थिति नहीं होती है। तो ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर होगा। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को समझते हैं। जो मत्स्य वर्ग होते हैं उनमें आपका जो है त्वचा, उनका जो त्वचा होता है वो साल्क और जो प्लेट होते हैं उनसे ढकी होती है। उनमें श्वसन के लिए क्रिया होती है, वो आपका क्लोम गलफड़े में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो जल में विलयन जो ऑक्सीजन होता है उनका उपयोग करते हैं। ये आपका जो है असमतापी होता है। और इनके जो हृदय होते हैं वो आपके द्विकक्षीय हृदय होते हैं। जो आपके मत्स्य वर्ग के होते हैं उनका जो हृदय होता है वे द्विकक्षीय होते हैं और ये अंडा देते हैं। इनकी कंकाल जो होता है वो आपका हड्डी और उपास्थि का बना होता है। तो इन सबको आपको समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो आपका किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो उनका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 1875 ईस्वी है, इसमें जो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया था। और इनका मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका मुंबई में है। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को समझते हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उनकी स्थापना आपका जो है 9 जुलाई 1875 हुआ था। याद रखिएगा, 9 जुलाई 1875 में बॉम्बे BSE का स्थापना हुआ था। और इनका मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका मुंबई में है।
यह भारत का प्रथम और एशिया का जो है ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इनके संबंधित सूचकांक को हम लोग सेंसेक्स कहते हैं और इनकी शुरुआत आपका 1986 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, जो सेंसेक्स है इनकी शुरुआत आपका 1986 ईस्वी में हुआ था। और बीएसई का संबंधित सूचकांक में जो है 30 शेयरों का होता है। जो आपका बीएसई संबंधित सूचकांक होता है वो आपका 30 शेयरों का होता है। इनमें आपका जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत बात करें हम लोग तो आपका 1995 ईस्वी में जो है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा सेंसेक्स कब शुरुआत हुआ 1986 ईस्वी में, और ये ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरुआत आपका 1995 ईस्वी में हुआ है। तो इनको भी जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका क्वेश्चन है पुस्तक अ बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड्स। इनके लेखक निम्नलिखित में से कौन है आपके? इनका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका जेरी पिंटो। जेरी पिंटो जो है इनके लेखक हैं, याद रखिएगा। बुक का नाम क्या है? ए बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड्स। चलिए और भी प्रमुख पुस्तक हैं उनको हम लोग देखें। आपका अरुंधति रॉय द्वारा लिखित पुस्तक 3 पुस्तक फेमस पुस्तक है। पहला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस। ये 3 पुस्तकें हैं अरुंधति रॉय की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस। ये 3 पुस्तक आपका फेमस इनका है, जरूर याद रखिएगा। जेरी पिंटो को हम डिस्कस कर चुके हैं। और हार्पर ली का पुस्तक एक है आपका टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये इनकी फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा। हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंग बर्ड। अमिश त्रिपाठी की 3 पुस्तक फेमस है, याद रखिएगा। वो आपका है मेलुहा के मृत्युंजय, यह पुस्तक एक है आपका, और एक है नगांव का रहस्य, और सीता मिथिला की योद्धा। ये 3 पुस्तकें हैं अमिश त्रिपाठी की, इनको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें और अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन आपका है कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? इनमें से जो है कौन सी जो उत्तक है वो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सेक्लेरेन काइमा। ये जो उत्तक है पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है ए इनका राइट आंसर हो जाएगा सेक्लेरेन काइमा। चलिए इनसे संबंधित जो है प्रमुख तथ्य को समझते हैं ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। देखिए वो जो सेक्लेरेन काइमा है ये सरल अस्थायी उत्तक है, और इस उत्तक का जो कोशिकाओं में आपके लिग्निन के जमाव के कारण से जो है आपका अंतरा कोशिकाओं स्थान का अभाव होता है, तथा इसकी कोशिकाओं में जो है नाभिक कोशिका द्रव्य का भी अभाव होता है। ये कोशिकाएं पौधों को जो है दृढ़ता और कठोरता प्रदान करते हैं। तो इनको समझिएगा जरूर आप। इस उत्तक में जो है कोशिकाओं में जो है लिग्निन के जमाव के कारण जो है आपका अंतरा कोशिकाओं स्थान पर अभाव होता है, तथा इनकी कोशिकाओं में जो है नाभिक और कोशिका द्रव्य का भी अभाव होता है। तो ये सेक्लेरेन काइमा सरल अस्थायी उत्तक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन आपका है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? जो परमाणु होते हैं उनके भीतर में न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर जो आरोपित बल होता है वह क्या कहलाता है? इनका जो राइट आंसर होगा आपका वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, उनको नाभिकीय बल कहते हैं। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय बल कहते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग कि विद्युत स्थैतिक बल किनको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ज्वारीय बल किन्हें किन्हें कहते हैं हम लोग। जो आपके नाभिकीय बल होते हैं उनको परमाणु के नाभिकों में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल को हम लोग
क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, अभी हम डिस्कस किए हुए हैं। और विद्युत स्थैतिक बल किसे कहते हैं? जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। जो दो स्थिर बिंदु होते हैं, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और उससे उत्पन्न जो बल होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जैसे आपका चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से होता है। जो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर करता है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना जो है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ज्वारीय बल क्या होता है? ज्वारीय बल वह बल है जब एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर आपका स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगाते, उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण ज्वारीय बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर आपका जो है ज्वार भाटा होता है, ये आपके उतार चढ़ाव होते हैं, ये ज्वारीय बल के एग्जाम्पल हैं। तो याद रखिएगा, ज्वारीय बल किसे कहते हैं? जब एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर जो है आपका स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर के से लगती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वारीय बल बोलते हैं। तो इनको समझिएगा आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? जब आपका 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में आपका नई दिल्ली था बना आपका, उस समय आपका वायसराय का नाम क्या था? वो थे आपके लॉर्ड इरविन थे। जब आपका नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया, उस समय जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित और भी प्रमुख तथ्य को समझते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो याद रखिएगा, जब आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो वो 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है, इनका जो समय काल है वो 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक का है। और इसमें जो इन्होंने 1793 ईस्वी में जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसे भारत में प्रशासनिक जो है सेवा का जनक भी माना जाता है। याद रखिएगा, प्रशासनिक सेवा का जनक किनको माना जाता है? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ही अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 ईस्वी में। और प्रशासनिक सेवा का जनक भी इनको ही कहा जाता है। किनको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड इरविन जो थे, इनका समय आपका जो है ये 1926 से लेकर 1931 का है। इसके समय में जो है 1928 ईस्वी में जो है आपका साइमन कमीशन जो होता है वो भारत आया था। साइमन कमीशन जो था आपका, वो भारत जो आया था वो लॉर्ड इरविन के समय में आया था, 1928 में आया था। इसने जो है 13 मार्च 1931 में ईस्वी में जो है भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। तो याद रखिएगा, 13 मार्च 1931 में जो है ये भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। और इनके समय में ही ये साइमन कमीशन जो है वो आपका 1928 ईस्वी में जो है भारत में आया था। तो याद रखिएगा इनको। और लॉर्ड वेलेस्ली हैं एक आपके, तो उनके समय में जो है उनका समय अगर देखा जाए तो वो है आपका 1798 से 1805 ईस्वी का है। इनके समय में जो है ये सहायक संधि लागू की थी। जो सहायक संधि होता है वो इनके समय में लागू हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। तथा कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, वो याद रखिएगा, जो कलकत्ता में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज है, इनकी जो स्थापना हुई थी तो वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा जरूर। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड इरविन हैं, लॉर्ड वेलेस्ली हैं, ये तीनों फेमस आपके हैं। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी बंदोबस्त लागू किसके समय हुआ था, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। प्रशासनिक सेवा का जनक किनको बोलते हैं, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। लॉर्ड इरविन के समय में जो साइमन कमीशन है वो आया था भारत।
और नई दिल्ली जो है नई दिल्ली राजधानी बना था, तो वो आपके लॉर्ड इरविन के समय बना था। और लॉर्ड वेलेस्ली जब थे तो उस समय जो सहायक संधि होता है लागू, उसके समय हुआ था। और कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। तो इन सबको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कॉन्स्टेंटन ब्लैंक स्पेस धातुओं की मिश्रित करके बनाया जाता है। तो याद रखिएगा वो आपके कॉपर निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है, कॉपर निकेल को। ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनको और समझते हैं अच्छी तरह से। जो आपके कुछ मिश्र धातु जैसे आपका अभी अभी हम डिस्कस किए हुए हैं, जो कॉन्स्टेंटन है आपके, वो आपके कॉपर निकेल से मिलके बने होते हैं, जिनमें कॉपर आपका जो है 55% होता है और आपका जो है निकेल 45% होता है। जो कॉपर होता है आपका, जो पीतल होता है आपका, वो आपका कॉपर जिंक से मिलके बनता है। कॉपर जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, जो कि कॉपर 70% और जिंक आपका 30% होता है। कांसा अगर बात करें, कांसा वो कॉपर एंड जो आपका कांसा होता है वो कॉपर और आपका जो है टीन का मिलके बनता है, जिसमें कॉपर जो है आपका 90% प्लस जो टीन होता है आपका वो 10% होता है। जो आपके रोल्ड गोल्ड है वो आपके कॉपर एल्युमिनियम से मिलके बनता है, जिनमें कॉपर जो है 90% और एल्युमिनियम जो होता है 10% होता है। और स्टील जो आपका होता है वो आपका आयरन और कार्बन ये आपके जो है मिलके बनते हैं। और नाइक्रोम जो है वो आपका निकेल निकेल आयरन और क्रोमियम ये तीनों का मिश्रित होता है आपका नाइक्रोम। तो इन सबको भी याद रखिएगा। आपसे मिश्रित धातु से क्वेश्चन सब आते हैं। पीतल किनसे किनसे मिलके बनता है, कांसा, रोल्ड गोल्ड, स्टील, नाइक्रोम। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है। जो चंद्रमा है उस पर जो किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है, तो वो है आपके 1/6 होते हैं। याद रखिएगा 1/6 भाग होता है। ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनसे संबंधित तथ्य को समझते हैं। तो याद रखिएगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। याद रखिएगा जो चंद्रमा होता है उन पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उनका मान जो है पृथ्वी की गुरुत्वीय बल का जो है 1/6 गुना होता है। याद रखिए इसीलिए जो है आपका चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जो है उस वस्तु के भार का जो है 1/6 होता है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों वस्तु का भार 1/6 होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उनके कारण से जो होता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका। आपका क्वेश्चन है 10 नंबर। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। तो याद रखिए वो है आपका जड़त्व का नियम। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो जड़त्व का नियम होता है उनको बताता है। चलिए इनसे संबंधित समझते हैं बात को, कुछ और भी तथ्य को। जो जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिनके कारण जो है वस्तु में जो अपनी विराम अवस्था से जो है आपका या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। ये जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है, याद रखिएगा, कि जिनमें आपका जो है कोई भी वस्तु होती है वो आपको विराम अवस्था या गति अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, अर्थात परिवर्तन का विरोध करती है। अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं उनका विरोध करती है। और जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण जो है आपका
उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वह गति की अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में बना रहता है। इसीलिए वो जो है सिक्का आपके गिलास में गिर जाता है। तो याद रखिए कि जड़त्व के कारण से होता है। और जड़त्व का नियम भी आपको समझा दिए यहाँ पे क्लियरली कि जड़त्व का नियम क्या कहलाता है, गुण क्या कहलाता है कि अगर कोई वस्तु है अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था को हमेशा वो रखने का प्रयत्न करती है और जिनका परिवर्तन का विरोध करती है वो। इसी कारण से जो है आपका, अगर आप उंगली से धक्का दिए कार्ड को तो आपका सिक्का जो है जड़त्व कारण से जो वो गिलास में गिर जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, बाएं से दाएं की ओर। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी होगा। पहले बर्फ और उनके बाद केरोसिन, उनके बाद बेंजीन, उनके बाद सेंधा नमक। ये आपका अपवर्तक सूचकांक का सही क्रम है। पहला बर्फ, उनके बाद केरोसिन, उसके बाद बेंजीन, उनके बाद है सेंधा नमक। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को समझते हैं ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अपवर्तक सूचकांक पारदर्शी माध्यम की अपवर्तक क्षमता को दर्शाता है। जो अपवर्तक सूचकांक होता है वो आपका पारदर्शी माध्यम की अपवर्तक क्षमता को जो है वो दर्शाता है। दिए गए पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही क्रम आपके जो हैं ये बर्फ 1.31, केरोसिन का जो होता है वो आपका 1.44, बेंजीन का जो होता है 1.5 होता है और सेंधा नमक का जो है आपका 1.54। तो ये आपका आरोही क्रम में सजा हुआ है जो अपवर्तक सूचकांक के सही क्रम है आपका बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए आपका किस घोल का उपयोग किया जाता है। जो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा उनके लिए जो है आपका बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है मधुमक्खी डंक का इलाज करने के लिए। चलिए इनसे संबंधित और भी प्रमुख तथ्य हैं उनको समझते हैं। याद रखिएगा जो बेकिंग सोडा होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिनको हम लोग NaHCO3 बोलते हैं, NaSCO3 सोडियम का बाइकार्बोनेट को बोलते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक होता है आपका, और इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। याद रखिएगा जो बेकिंग सोडा होता है या हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इनको मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका जो है IUPAC नेम होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिएगा इनका जो है IUPAC नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसके घोल का उपयोग जो है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने में किया जाता है, जिससे फफोले जो होते हैं ना पड़े। निम्न पदार्थों में अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं, जैसे दूध में आपका जो है लैक्टिक अम्ल होता है। याद रखिएगा दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। सिरके में जो होता है आपका एसिटिक अम्ल होता है। ये सब अम्ल को जरूर याद रखिएगा। दूध में लैक्टिक, सिरके में एसिटिक, नींबू के रस जो होते हैं उनमें आपके साइट्रिक अम्ल होते हैं, और जो मधुमक्खी होते हैं उनमें आपका जो डंक होता है उनमें जो है फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए हमेशा कि दूध में कौन से अम्ल होते हैं। तो लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक, और नींबू के रस में जो है साइट्रिक अम्ल होता है, और मधुमक्खी के डंक में जो है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन थे, आपको आई होप अच्छे लगे होंगे सारे इन्फॉर्मेशन, और सभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है आपका। जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल मिलता है, पाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिरके बहुत एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और नींबू और मधुमक्खी ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
दूध का तो सबको पता होता है। तो याद रखिएगा, सिरके में एसिटिक, नींबू के रस में साइट्रिक, मधुमक्खी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखें। क्वेश्चन है 13 नंबर आपका, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जो आपके राम सेतु है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, जो राम सेतु है वो आपका पाक जलडमरू मध्य में आपका स्थित है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य। यहाँ पे आपका जो है ये राम सेतु आपका स्थित है। चलिए इनसे संबंधित और भी प्रमुख तथ्य है उनको समझते हैं। जो आपका राम सेतु है भारत के जो है रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य स्थित है। जो आपके राम सेतु भारत में है आपके, वो रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के जो है मन्नार द्वीप, इनके मध्य स्थित है। यह जो सेतु है वो आपका 48 किलोमीटर लंबी है तथा मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से जो है अलग करता है, जबकि कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जो आपका कील नहर है वो आपके जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो याद रखिएगा, कील नहर किनको किनको जोड़ता है, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर जोड़ता है। और मान्नार की खाड़ी जो है वो पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है। तो याद रखिएगा इनको, रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य स्थित है यह आपका राम सेतु। और ये जो सेतु है वो आप कितना किलोमीटर लंबा है, तो वो 48 किलोमीटर लंबा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है उनका सही क्रम क्या है? इनका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपके जो है बी हो जाएंगे आपके, Ag, Ni, W और Ag, ये होता है आपका। तो याद रखिएगा, Hg मतलब क्या होगा, आपका मरकरी होता है आपका, Ni निकेल हो गया आपका, W से टंगस्टन होता है और Ag से सिल्वर होता है आपका। इनका जो रेसिस्टिविटी होता है वो आपका सही क्रम आपका Ag है। Ag का क्या होता है, 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ होता है इनका। और जो निकेल होता है इनका जो है 6.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ होता है। और जो टंगस्टन होते हैं आपके, उनका जो रेसिस्टिविटी होता है वो आपके 5.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ होता है। और जो सिल्वर होते हैं उनका जो होता है आपका 1.59 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ होता है। इसलिए सही क्रम आपका Ag, Ni, W, Ag, ये आपका जो है मरकरी, निकेल, टंगस्टन और सिल्वर, ये इनका जो है सही क्रम है। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को समझते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। याद रखिएगा, जो प्रतिरोधकता होती है किसी पदार्थ का, वो जो है क्षमता है उस पदार्थ द्वारा विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, वो क्षमता होती है जो किसी पदार्थ द्वारा विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोधकता जो है को ही पदार्थ का विशेष प्रतिरोध भी कहते हैं, अर्थात कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, ओम मीटर होता है। दी गई धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता जो है सही क्रम क्या है, तो Ag, Ni, W, Ag। तो याद रखिएगा क्या होता है, मरकरी और निकेल होता है, टंगस्टन और सिल्वर, ये इनका जो है सही क्रम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े और अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो याद रखिएगा, ये जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए, अग्नाशय। ये रक्त में जो शर्करा शुगर होता है स्तर में वृद्धि का पता जो है अग्नाशय के द्वारा पता चलता है आपका। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा, अग्नाशय। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को समझते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा समझने में इनको। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्नाशय क्या है, तो एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय में जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें हम लोग लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, जो आपका विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है इसमें आपका अग्नाशय में, इनको हम लोग लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं।
और इनकी जो खोज करने वाले थे आपके, वो आपके 1869 में खोज किया गया था और लैंगरहैंस ने किया था। ये कोशिकाएं जो 3 प्रकार की होती है, एक होता है आपका अल्फा, बीटा और एक होता है आपका गामा। ये 3 कोशिकाएं होती है जिसमें आपका बीटा जो कोशिकाएं होती है बड़े आकार की होती है, जिनमें इंसुलिन हार्मोन स्राव होता है। याद रखिए, आपसे पूछा अगर जाए कि जो इंसुलिन स्राव होता है तो किस कोशिका से, तो वह बीटा कोशिका से स्राव होता है और ये सबसे बड़ा आकार की होती है, जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है। तो इनको आप सब जरूर समझिएगा। ये हर इंसुलिन जो स्राव होता है वो किस कोशिका से होती है, तो वो आपके बीटा कोशिका से होती है और ये रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का जो है नियमन करता है, नियंत्रण करता है। तो यहाँ से आपका जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये आपका अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, इनमें जो विशेष प्रकार कोशिकाएं पाई जाती है उनका नाम क्या है और इनका खोज करने वाले कौन है, और ये कोशिका कितने प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा जो होती है ये सबसे बड़ी आकार की होती है, जिनसे आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान जो है आपका 7 से कम होता है। इनमें से कौन सा लवण का उदाहरण है जिनमें जो है आपका जलीय विलयन का मान जो है पीएच मान से जो है 7 से जो है कम होता है। तो याद रखिए वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन डी इनका जो है राइट आंसर है, अमोनियम क्लोराइड। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को समझते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। याद रखिएगा जो पीएच होता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का माप होता है। जो आपका पीएच होता है वो किसी विलयन के जो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता की माप है, या किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता का माप करता है। जो किसी भी विलयन का जो है अम्लता या क्षारता हो गया आपका, उनका माप करता है आपका पीएच। ये जिस विलयन में जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उसका विलयन की पीएच वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको याद रखिएगा जरूर। जिस विलयन में आपका जो है कम हाइड्रोजन होगा, तो याद रखिएगा जिस विलयन में आपको कम हाइड्रोजन आयन होंगे उस विलयन का जो है पीएच वैल्यू जो होगा ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा उसका जो है पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा, और जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इनको जरूर समझिएगा, कम हाइड्रोजन पीएच वैल्यू ज़्यादा, और हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू कम होगा। इसके स्केल का मान जो है 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें पीएच मान जो है 7 उदासीन है, और 7 से कम अगर हो तो वहाँ पे अम्लीय होगा, और 7 से अगर ज़्यादा हो तो वहाँ क्षारीय होगा। तो याद रखिएगा, अगर ज़्यादा हुआ तो क्षारीय और कम हुआ तो अम्लीय, और 7 पे अगर है तो वो उदासीन होता है। इसीलिए आपका जो है अमोनियम जो क्लोराइड है, इनका जो पीएच मान होता है वो आपका 7.6 होता है। तो इनको आप समझिएगा जरूर, याद रखिएगा। अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। तो यहाँ से जरूर आपको समझ में आया होगा कि आपका जिसमें कम हाइड्रोजन होता है उनका जो पीएच वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है, और जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा हो, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो तो वहाँ पे पीएच वैल्यू जो है कम होता है। अगर स्केल का मान देखा जाए तो वो 0 से 14 के बीच में होता है, और पीएच का मान अगर 7 है केवल तो उदासीन होगा, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है। अमोनियम जो क्लोराइड होता है उनका पीएच मान आपका 6.4 होता है। तो पीएच मान को भी जरूर याद रखिएगा, जितने भी पीएच मान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन आपका 17 नंबर, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। जो आपका गारो पहाड़ियाँ है वो कहाँ स्थित है, तो वह आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, वो आपके मेघालय में है। ऑप्शन इनका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। चलिए इनसे संबंधित हम और तथ्य को समझते हैं। जो आपके गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। याद रखिएगा
ये आपके 3 हैं आपके गारो, खासी, जयंतिया। ये 3 नामक पहाड़ियाँ हैं और ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम यहाँ के निवास करने वाले जनजातियाँ जो होती है आपके गारो, खासी, जयंतिया, इनके नाम पर आपका है। तो ऑप्शन याद रखिएगा, इनका जो सही आपका है, ये आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन-कौन जनजाति निवास है यहाँ पे, तो वो है गारो, खासी, जयंतिया। और यहाँ पे इनके नाम पे ही है पहाड़ियाँ भी है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी, ये आपके मेघालय में है आपका। तो इनको जरूर याद रखिएगा, ये मेघालय राज्य में पड़ता है आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखें। क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, राज्यसभा जो सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा, इनका जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 साल का होता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका। चलिए इनसे संबंधित और भी प्रमुख तथ्य को समझते हैं और उनको जानते हैं। देखिए, जो राज्यसभा होती है वो भारतीय संसद का जो है उच्च और ये द्वितीय सदन होता है। जो आपका राज्यसभा है वो आपका जो है उच्च तथा द्वितीय सदन होता है। अनुच्छेद आपका जो 80 है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा गठन का प्रावधान है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा जो गठन है इनका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वो आपके अनुच्छेद 80 में है। इसके अनुसार जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आपका 250 होगी। इनमें 238 का चुनाव जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के द्वारा तथा 12 सदस्य का नाम जो है वो आपका राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। याद रखिएगा, जो आपके 250 होते हैं उनमें से 238 का चुनाव जो है राज्य एवं जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उसकी विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है और उनमें जो बचे हुए 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। तो आपसे अगर कुल पूछा जाए सदस्य तो वो आपके 250 होंगे और 238 जो चुनाव जो है वो राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। यह एक अस्थायी सदन है, याद रखिएगा। ये जो आपके राज्यसभा है यह एक जो है अस्थायी सदन है। इसमें प्रत्येक सदस्य का जो है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 जो सदस्य है पद मुक्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक 2 साल के बाद जो है 1/3 जो सदस्य होते हैं वो पद मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कार्यकाल कितने साल का होता है तो 6 वर्ष का होता है और ये जो राज्यसभा है ये अस्थायी सदन है और इनमें जो है राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी होती है, 250 होता है, जिनमें 238 चुनाव जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विधानसभा के द्वारा होता है और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। तो इन सबको याद रखिएगा। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा गठन का प्रावधान है। राज्यसभा आपका एक उच्च सदन है आपका और द्वितीय सदन है, आप इनको कह सकते हैं आप। तो इन सब तथ्यों को जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, जाय कबाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये गोदावरी नदी पर बनाई गई है। जो ये जल विद्युत परियोजना है ये आपके गोदावरी नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर होगा। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को समझते हैं। ये जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना जो है भारत की नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना जो है महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद जिले में आपका जो है जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी जो है नदी पर स्थित है। इस बांध की कुल लंबाई आपका जब पूछा जाए तो वो है 10 किलोमीटर। बांध के पीछे जो बहुत बड़ा जलाशय बना है जिसे हम लोग नाथ सागर जलाशय कहते हैं। इस बांध पर जो है 12 मेगावाट की क्षमता विद्युत ग्रह लगाया गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ये
जलाशय का नाम अगर बोला जाए तो वो नाथ सागर जलाशय है, और इसके जो बांध है आपका है उनके पीछे में ये जलाशय है, नाथ सागर जलाशय। तो चलिए इनको समझिएगा आप अच्छी तरह से। ये परियोजना जो है ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, और ये गोदावरी नदी पर स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन आपका 20 नंबर। अधिक अधिक आपका जो है अंतर कोशीय प्रसार के लिए ब्लैक स्पेस कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। जो अधिक आपके अंतर कोशीय प्रसार के लिए जो है कौन सी कोशिकाएं जो विरल रूप से संचरित होती है? तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका है डी हो जाएंगे आपका पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो है इनका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इनका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनका प्रमुख तथ्य को समझते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके इनका। कोशिकाएं होती है इनके जो कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है, जिन्हें पेरेनकाइमा कहते हैं, ऊतक कहते हैं। याद रखिएगा जिनको हम लोग पेरेनकाइमा ऊतक कहते हैं, जो कि अस्थायी ऊतक होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जो आपके पेरेनकाइमा है ये आपके जो है ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जो जीवित होती है, याद रखिएगा ये जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है। कुछ जो पेरेनकाइमा होती है ऊतकें, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिनके कारण से वो प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो क्रिया करती है। पेरेनकाइमा जो है ऊतक में जो है आपका अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा कोशिकाओं का मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है, जो कि पौधों को तैरने के लिए उत्पादन बल का जो है प्रदान करती हैं, जिसे हम एरेनकाइमा कहते हैं। याद रखिएगा जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है 21 नंबर। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होती है? यहाँ बताना है कि कौन से परमाणु संख्या वाले तत्व जो हैं उनका रासायनिक गुण जो है मैग्नीशियम के समान होती है। तो वो है आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे आपके 4। चलिए और इनको समझते हैं अच्छी तरह से ताकि आपको और कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो सके। जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें जो तत्व आपको तत्व के भौतिक रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांकों का आवर्ती फलन होते हैं। चूंकि किसी तत्व के जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो तत्व समान भौतिक व रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। अगर किसी भी तत्व का जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है तो वह समान भौतिक व रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए, बेरिलियम का जो होता है वो आपका 4 होता है, अगर उसको तोड़ा जाए तो 2 और 2 होता है। और मैग्नीशियम का जो है वो आपका 12 होता है परमाणु संख्या, अगर इनको तोड़ा जाए तो वो 282 होता है। और बाह्य अगर देखा जाए, बाह्य में आपका इनमें 2 है आपका, इसमें भी आपका 2 है मैग्नीशियम में, इसलिए जो है आपका ऑप्शन डी में था आपका 4, तो इसीलिए आपका राइट आंसर डी हो गया, क्योंकि बेरिलियम का आपका 4 होता है। अगर इनको इनका विन्यास किया जाए, तोड़ा जाए तो 2 होते हैं बाह्य कक्षा में, इनका 2 होता है, और मैग्नीशियम का भी बाह्य कक्षा में जो है 2 ही होता है। तो ये आपका भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, दोनों तत्व का समान है, इसीलिए ऑप्शन इनका जो है डी राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखें आपका क्या है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? इनमें से कौन सा राजा जो है आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वह है आपके नरसिंह देव जो है प्रथम, इन्होंने जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को समझते हैं। जो 13वीं शताब्दी है के मध्य में जो है निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो आपके
सूर्य मंदिर है आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो आपके कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। गंग राजवंश के महान शासक आपके याद रखिएगा कौन से वंश के थे? तो गंग राजवंश के थे। उनके महान शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने जो है सूर्य मंदिर को 12 साल की अवधि में निर्मित करवाया था। और वो आपके समय है आपके 1243 से आपके 1255 के अवधि में जो है इनका निर्माण करवाया था। इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक को 1984 ईस्वी में जो है याद रखिएगा, इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक है जो इनको जो है आपके 1984 में जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगर आपको बोला जाए कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित कब किया गया, तो 1984 में किया गया था इनको। और ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है और गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इनको बनवाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग आगे। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर आपका, कार्य करने की दर क्या कहलाता है? जो कार्य करने की दर है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिए उनको हम लोग शक्ति बोलते हैं। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति बोलते हैं। जो कार्य करने की दर होती है उनको शक्ति बोलते हैं। चलिए और इनको समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए, जब किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किसी आपके जो किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। जब किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए जो कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, पावर कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो जूल आपका जो है पर सेकेंड होता है आपका, याद रखिएगा। और इनका वाट इनको बोलते हैं हम लोग। ऐसा मात्रक क्या होता है शक्ति का, पावर का? तो वाट कहते हैं। और यह एक जो है अदिश राशि है, याद रखिएगा। जो शक्ति है, पावर है, ये इनको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। और इनका जो मात्रक होता है वाट, वाट कहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। अगला प्रश्न क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर जो होते हैं वो आपके बेकिंग पाउडर ब्लैंक स्पेस और ब्लैंक स्पेस का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर किनका किनका मिश्रण होता है? तो याद रखिए जो बेकिंग पाउडर होता है वो आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, इनका जो है मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं और टार्टरिक अम्ल होते हैं, उनका जो है मिश्रण होता है आपका बेकिंग पाउडर। तो ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर आपका जो है किनका मिश्रण है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को समझते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। याद रखिएगा जो सोडियम कार्बोनेट है आपके, सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिनको हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं, तो याद रखिएगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जिनको हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं, उनका सामान्य सूत्र क्या होता है आपका? तो NaHCO3 होता है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल जो होते हैं उनका मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा जो बेकिंग पाउडर होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इनका उपयोग जो होता है भोजन को शीघ्रता से पकाने में तथा पेट की जो अति अम्लीयता होती है, हाइपर एसिडिटी, उनको दूर करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा जो आपके बेकिंग पाउडर होते हैं उनका उपयोग आपके भोजन को शीघ्रता से पकाने में तथा पेट की अति अम्लीयता, हाइपर एसिडिटी दूर करने के लिए किया जाता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बेकिंग पाउडर किनका मिश्रण है, तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट पूछ दे या बेकिंग पाउडर पूछ दे, दोनों का मतलब एक ही है। इनका सूत्र क्या होता है? तो वो होते हैं आपके NaCO3। तो इनको भी याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में साबित होने वाला वो हार्मोन जिसके कारण उसका तना जो है सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उनको हम लोग ऑक्सिन कहते हैं। ऑप्शन डी इनका जो राइट आंसर होगा, उनको ऑक्सिन कहते हैं।
जब पौधों में साबित होने वाला जो पौधों में साबित होने वाला वो हार्मोन होता है, जिसके कारण जो है तना सूरज की ओर झुकता है, उनको हम लोग ऑक्सिन कहते हैं। चलिए और इनको समझते हैं चित्र से। देखिए, जब पौधों में ऑक्सिन हार्मोन प्रवाह होती है, कोशिका में दीर्घाकरण को प्रेरित करती है। ये इंडोल एसिटिक अम्ल IAA, जिनको हम लोग इंडोल एसिटिक अम्ल से कार्य की प्रभाव में समानता रखते हैं। ऑक्सिन अनुवर्तनी क्रियाओं का संपादन करते हैं। प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण आदि के प्रभाव से होने वाला जड़ व तनों की अनुवर्तन क्रियाएं ऑक्सिन की सांद्रता से प्रभावित होती है। ऑक्सिन कारण जो है पौधों का तना जो होता है वो सूरज की ओर झुकता है। तो याद रखिएगा इस चीजों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें आपका 26 में क्वेश्चन है आपका, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेंक के साथ अभिक्रिया करती है। जो साधारण नमक होते हैं उनके विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किनके साथ अभिक्रिया करता है? तो याद रखिएगा वो आपके जो हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हैं, उनके साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो साधारण नमक होते हैं उनके विलयन निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है। चलिए इनको अच्छी तरह समझते हैं आपका। देखिए, जो साधारण नमक होता है जिनको हम लोग NaCl बोलते हैं, उनके निर्माण के लिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिनको हम लोग बोलते हैं HCl बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग NaOH बोलते हैं, ये अभिक्रिया करते हैं। तो आपका साधारण नमक जिनको हम लोग NaCl बोलते हैं, ये विलयन निर्माण होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि साधारण नमक का विलयन निर्माण के लिए किसके किसके अभिक्रिया से बनता है ये आपका, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिनको हम NaOH बोलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिनको हम लोग HCl बोलते हैं, इनके साथ अभिक्रिया करके ये आपका NaCl बनता है। जिस देखिए यहाँ पे NaOH प्लस HCl मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर आप अभिक्रिया कराएं तो आपका NaCl बनता है और H2O जो है आपका बनता है। तो NaCl आपका क्या है, साधारण नमक है, और H2O आपका क्या है, वाटर है। तो ये अभिक्रिया होता है जिनके वजह से आपका साधारण नमक बनता है, NaCl बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। याद रखिएगा जरूर हाइड्रोजन आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaOH और HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाला जो है लहरें ब्लैंक स्पेस मतलब क्या होती है आपके, जो विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर जो लहरें बनती है उनको क्या कहते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा इनको जो है हम लोग अनुदैर्घ्य कहते हैं। जो आपके विस्फोट हुआ उनके कारण से समुद्र के तल से बनने वाला जो है लहरें, उनको हम लोग अनुदैर्घ्य होती है, उनको अनुदैर्घ्य कहते हैं। चलिए इनको समझते हैं अच्छी तरह से और भी। देखिए, जब किसी विस्फोटक के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य तरंगें होती है तथा समुद्र के सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ होती है। जो समुद्र के सतह पर लहरें बनती है उनको हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं, और जो समुद्र के तल पर जो लहरें बनती हैं उनको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। तो इनको समझिएगा जरूर। यहाँ से आप समझिएगा जो तल पे बनता है उनको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं, और जो सतह पर बनता है उनको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे हैं जिसमें जो है आपका माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में होती है। इसे हम लोग एल तरंगे कहते हैं। याद रखिएगा इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एल तरंग भी कहते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं।
जो वायु में ध्वनि तरंगे होती है उनको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इस प्रकार भूकंप और विस्फोट के कारण उत्पन्न जो तरंगे होती है उनको उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। जब भूकंप और विस्फोट के कारण से उत्पन्न जो तरंगे होती हैं उनको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे बोलती है। सतह पर अगर हो तो अनुप्रस्थ और तल में होगा तो अनुदैर्ध्य तरंगे, याद रखिएगा। और भूकंप विस्फोट कारण जो उत्पन्न होता है तरंग उनको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका अगला प्रश्न क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहां यारलंग तंगस्पो नदी के रूप में जाना जाता है? तो इनका जो राइट आंसर वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में जो है आपका यारलंग तंगस्पो ये नदी के रूप में जाना जाता है इनको ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ऑप्शन जो है ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को समझते हैं। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपका तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। याद रखिएगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपका ये आपके तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है तिब्बत के दक्षिण में जो है मानसरोवर के निकट आपके चामायुंगडुंग नामक हिमवाह से हुआ है। जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी होती है उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो वो आपके हैं 3848 किलोमीटर, मतलब आपका 2390 मील है इनकी लंबाई। याद रखिएगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है तिब्बत में यारलांग तांगस्पो कहते हैं और अरुणाचल में जो है आपका दिहांग कहते हैं। याद रखिएगा अरुणाचल में जो है इनको दिहांग कहते हैं और तिब्बत में यारलंग तांगस्पो कहते हैं और असम में इनको जो है ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा के मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। याद रखिएगा ये जो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जो है जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा के मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो याद रखिएगा इतना कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस नेम से जानते हैं? जैसे तिब्बत हो गया, अरुणाचल में हो गया, असम में, और इनकी कुल लंबाई कितनी है? तो इनकी कुल लंबाई आपका 3848 किलोमीटर है और ये आपके तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती हुई ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी एक है आपका। और इनका उद्गम पूछा जाए तो तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट जो है चामायुंगडुंग नामक हिमवाह से होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर आपके 90 ईस्ट रिज जो एक अनंत समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है? जो 90 ईस्ट रिज है वो आपके ज्वालामुखी कौन से महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा वो आपके हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। चलिए हम लोग इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को समझते हैं। याद रखिएगा जो आपके 90 ईस्ट रिज है ये जो है एक अनंत समुद्री ज्वालामुखी रिज है। ये जो हिंद महासागर में स्थित है। यह रिज पूर्वी गोलार्ध में लगभग 90 मेरिडियन के समांतर स्थित है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर को पश्चिमी हिंद महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर में विभाजित करता है और निकोबार कैन जो होती है खाड़ी उनको जो बंगाल कैन खाड़ी से अलग करता है। तो याद रखिएगा ये जो है आपके इम्पोर्टेंट है, निकोबार कैन को बंगाल कैन से अलग करता है। तो इन सबको भी याद जरूर रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका लास्ट नंबर 30 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है 30 नंबर, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। जो आपके किसी सैटेलाइट जो होते हैं और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान कौन सा करता है? तो याद रखिएगा वो है अभिकेंद्रीय बल।
ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल जो है ये तेजी प्रदान करता है सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच में आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाए, उनको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। चलिए इससे संबंधित प्रमुख तथ्य को समझते हैं। देखिए, जब अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, किसी वस्तु को जो है वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्तीय केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है और ये वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त की केंद्र की ओर कार्य करता है, उसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा को परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा पर पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है, एवं ऐसे जैसे किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। तो यह समझिएगा अभिकेंद्रीय बल किसको बोलते हैं। तो किसी वस्तु की वृत्तीय गति जो होते हैं बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और आई होप आपको जो है ये पूरे सारे आपके अच्छे लगे होंगे। जितने क्वेश्चन थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपके, जो आरआरबी में पूछे गए, रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन आपके हैं। और ये एनटीपीसी में जो आपका टेक्नीशियन है उनमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए भी गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पूरा क्वेश्चन देखना चाहिए एक बार और उनको समझना चाहिए कि किस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले और आपको भी कुछ सीखने को यहाँ से मिल पाए आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फिलहाल के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।